नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गोदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान का आरएस मेंस में कितना अंकवार होता है? 75 नंबर का होता है। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन और 10 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न पत्र कौन सा? तृतीय प्रश्न पत्र है और इकाई कौन सी है? इकाई फर्स्ट है। अब दोस्तों, मैं हर सब्जेक्ट की प्रश्नोत्तरी लेके आता हूं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण था? उद्देश्य प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण था, इसके बारे में चर्चा करनी है। अब दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि एक संवैधानिक रूपरेखा थी और इसमें दर्शन की झलक थी। राष्ट्रीय उद्देश्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता की प्राप्ति हेतु क्या था? एक साधन था। कौन साधन था? उद्देश्य प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आशय को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय दे रखे हैं। एक तो है सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय, एक है राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय से क्या आशय? तो न्याय 3 दे रखे हैं, ये आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप दिए गए हैं। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, जैसे सामाजिक न्याय के बारे में, आर्थिक न्याय के बारे में और राजनीतिक न्याय के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है। उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण क्या है? अब दोस्तों, उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। तो इसे कौन जारी करता है? एक उच्च न्यायालय है, वो अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। अधिकरणों या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या तो सीधे जारी करता है या एक पत्र द्वारा जारी किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। और जारी क्यों करता है? इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। ये विधिक निकायों व निजी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में हमें बताना है। अब दोस्तों, बहुत सी परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्यों से इनका संबंध है। गठन कब हुआ था? 1976 में। उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। सरदार सिंह स्वर्ण समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के व अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यद्यपि समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों की आवश्यकता को स्पष्ट किया था? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था समिति ने। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया? 8 का। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब दोस्तों, किन्हीं 4 मुकदमों के नाम लिखिए जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के प्रश्न से संबंधित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो क्रम से भी पूछा जा चुका है। तो केशवानंद भारती मामला है 1973 है। मीनार मिल्स मामला 1980 है। रघुनाथ राव मामला है 1973 है। कुलदीप नायर मामला 2006 है। इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 है। इंदिरा साहानी मामला 1992 है। SR मुंबई मामला 1994 है। M नागराज मामला 2006। अब दोस्तों, इसको आप क्रम से भी याद रखना क्योंकि क्रम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान संशोधन के संदर्भ में किन्हीं 4 व्यवस्थाओं की जानकारी दीजिए जो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। तो संविधान संशोधन के संदर्भ में कोई 4 ऐसी जानकारी देनी है जो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमा या संबंधित राज्यों के नाम में क्या करना? परिवर्तन करना, राज्य विधान परिषद का निर्माण, उसकी संपत्ति, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते, राजभाषा का प्रयोग, 5वीं व 6ठी अनुसूची। 5वीं व 6वीं अनुसूची। अब दोस्तों, 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपबंध स्पष्ट करती है। और 6वीं अनुसूची है वो क्या करती है दोस्तों? 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध स्पष्ट करती है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की परामर्शदाता समिति का वर्णन कीजिए। तो परामर्शदाता समिति है वो भारतीय संविधान की, उसके बारे में हमें बताना है। परामर्शदाता समिति, तो परामर्शदाता समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति को ही कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। इसके अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी। जैसे मौलिक उप अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई। छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जिसमें असम के सिंचित क्षेत्र के अलावा के लिए उप समिति थी, उसमें AV ठाकर। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति शामिल थी। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) चे और अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया था। वर्तमान में इसे संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300 के में स्थान दिया गया है। इस तरह संपत्ति का अधिकार एक कानून या संवैधानिक अधिकार हो गया है। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा भी नहीं है। तो वर्तमान स्थिति देखी जाए तो अनुच्छेद 300 के में इसे रखा गया है और एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है और संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। किन आधारों पर भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जा सकती है? तो संविधान संशोधन के लिए विशेष निकाय का अभाव, संविधान संशोधन की अधिकाधिक शक्तियां संसद में निहित होना, राज्य कोई प्रस्ताव नहीं ला सकता, कुछ मामलों में राज्य की सहमति परंतु वे भी आधे राज्यों की अनुशंसा, जबकि अमेरिका में 2/3 है। राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी व विरोध को प्रस्तुत करने में समय सीमा निर्धारित नहीं। इस संदर्भ में संविधान क्या है? मौन है। तो ये क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आलोचना। संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान होना। संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हो गई? भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं, समझाइए। अब दोस्तों संघीय लक्षण और गैर संघीय लक्षण। अब दोस्तों भारतीय संविधान एक विशिष्ट संघात्मक ढांचे का निर्माण करता है जिसमें एकात्मकता के तत्व सहित संघीय लक्षण भी अंतर्निहित है, जो कि प्रस्तावना में समविष्ट एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। भारतीय संविधान उपयुक्त विशेषताओं को एक समावेशित करता है, इसलिए इसे ग्रीनविल आइस्टन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व आइवर जिग्निस ने फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की संज्ञा दी है। अब दोस्तों संघीय लक्षण कौन कौन से और गैर संघीय लक्षण कौन कौन से? संघीय लक्षण 2 सरकार, गैर संघीय असशक्त केंद्र। शक्तियों का क्या है? विभाजन है। एक संविधान है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, द्विसदनीयता है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये क्या है? संघीय लक्षण। अब गैर संघीय लक्षण की बात की जाए तो ये एक सशक्त केंद्र है, संविधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, संविधान में क्या है? लचीलापन है, राज्यपाल की क्या है? नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान है। तो इनसे स्पष्ट होता है कि भारत में है वो भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।